देखिए, हमने जो पहला टॉपिक ये समझा कि वाष्प श्वसन, इसके बाद में जो गैसों का विनिमय है, तो विनिमय में सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको बताया कि फेफड़े में क्या होते हैं, एल्वोलाई होते हैं। तो एक फेफड़े में लगभग कितने एल्वोलाई होते हैं, तो आपने कहा कि 30 करोड़ एल्वोलाई होते हैं। अगर हम एक एल्वोलाई को खोल के देखें तो एल्वोलाई के अंदर जो हम लोग गैसें लेते हैं निःश्वसन में, वो आ जाती है। मान लीजिए ऑक्सीजन आई, नाइट्रोजन आई, लेकिन अंदर ऑक्सीजन का दबाव है 100 mmHg। तो उसके चारों तरफ एक कैपिलरी है, केशिका है। तो अंदर वाले भाग को कहते हैं कोशिका, और जो चारों तरफ है उसको क्या कहते हैं, केशिका कहते हैं। ठीक है, कोशिका और केशिका में अंतर है। ये हो गया आपका केशिका। तो अंदर का जो दबाव है वो 100 mmHg है, और बाहर का दबाव है वो 37 mmHg। ठीक है ना, mmHg का मतलब होता है पारे के दबाव के बराबर मिलीमीटर पारा का दबाव। ठीक है, तो अब अंदर का दबाव कुछ और है और बाहर का दबाव कुछ और है। अब आपसे मैंने कहा कि अंदर का दबाव ज़्यादा है कि बाहर का दबाव, तो आपने कहा कि अंदर का दबाव। तो अंदर के दबाव से अंदर से गैसें, मतलब कि कहा जाए कि कोशिका से जो गैसें हैं वो केशिका में विस्तृत हो जाती हैं। मतलब यहाँ से गैसें आ जाएंगी तो कोशिका से केशिका में विस्तृत हो जाएंगी। केशिका के बाद में ये जो गैसें हैं वो कहाँ पे पहुँचेंगी, फिर कोशिका में पहुँचेंगी, है ना। तो कोशिका में गैस पहुँचेगी, ये हो गया आपका कोशिका। अब बात ये आती है कि कोशिका में जो गैस पहुँच रही है, ठीक है ना, तो वो किसके द्वारा पहुँच रही है। तो आप जानते हैं कि हम लोग रुधिर पढ़ चुके हैं, ब्लड पढ़ चुके हैं। तो ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन। तो O2 का परिवहन जो है, अगर देखा जाए पहली बार ये क्वेश्चन आता है कि O2 का परिवहन कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आपने कहा कि फेफड़ों से कोशिकाओं तक होता है। अब जैसे हमने आपसे कहा था कि हम लोग सांस कौन सी लेते हैं, तो आपने कहा कि सर मिश्रित गैस लेते हैं, ठीक है ना कि ऑक्सीजन। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं, तो मैंने पूछा कि O2 का परिवहन कहाँ से कहाँ तक, तो आपने कहा केवल O2 का ही बात किया जाए। मिश्रित गैसें तो बाहरी वायुमंडल से है ना अंदर तक जाती हैं, लेकिन केवल O2 का परिवहन ही कहा जाए तो O2 का परिवहन कहाँ से कहाँ तक, तो फेफड़े से कोशिका तक। अब बात आ जाती है कि ले कौन जाता है, तो ले जाता है कौन, जो भी हीमोग्लोबिन है। वो जब क्या होता है, वो हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड का दबाव होता है, उच्च दबाव पर हीमोग्लोबिन किसके रूप में ले जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ले जाता है। ध्यान रखना इसके बाद में, उच्च दबाव पर एक किसके रूप में ले जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ले जाएगा। O2 से जब Hb कनेक्ट हो जाएगा तो क्या बनेगा आपका ऑक्सी। लेकिन ध्यान रखना जब तक दबाव है तब तक वो इसके साथ है, वो दबाव कम हुआ तो इसका साथ छोड़ देगा वो। तो आपको ये देखना है कि पहली बात तो गैसों के परिवहन में किसका परिवहन हुआ, तो आपने कहा O2 का। कहाँ से कहाँ तक हुआ, तो आपने कहा फेफड़ों से कहाँ तक हुआ, कोशिकाओं तक। ठीक है, अब ब्लड तो पूरी बॉडी में जाता है, आपको अच्छे से पता है, कहीं पर भी कट करोगे तो ब्लड निकलेगा। दूसरी बात यह है कि कोशिकाएं, सारी कोशिकाएं हैं, तो अब सारी कोशिकाएं वर्क नहीं करती हैं। कुछ कोशिकाएं आपकी शांत हैं, कुछ कोशिकाएं एक्टिव हैं, कुछ बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो ब्लड इस प्रकार से पूरी कोशिकाओं में जाएगा, हीमोग्लोबिन भी जाएगा। तो वो जो ब्लड है, तो हमने कहा था कि हीमोग्लोबिन का रंग कैसा है, तो आपने कहा बैगनी है। मैंने कहा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग कैसा है, तो आपने कहा चमकीला लाल है। जब तक दोनों में दबाव है तब तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है, और जब तक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है तब तक वो चमकीला लाल है। और जहाँ पे दबाव कम हो गया वहाँ पे ऑक्सीजन को वो छोड़ देगा। ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन जब तक दबाव है तब तक वो साथ लिए रहेगा, जब दबाव कम हो गया छोड़ देगा। दबाव कम कहाँ पे हुआ, तो आपने कहा कि हर कोशिका तक वो गया। और उसने कहा कि भाई आपको चाहिए क्या ऑक्सीजन, तो उसने कहा कि नहीं भैया हमारा तो पेट भरा है, हमको नहीं चाहिए। तो जिसको नहीं चाहिए तो उसको कुछ नहीं दिया, उसको ऑलरेडी चला आया दबाव लेके अपना। और कई कोशिकाएं ने कहा कि नहीं हमें चाहिए, तो जितना चाहिए था वहाँ पे दबाव कम हो गया तो उसको दे दिया। सिंपल सी बात ये है, जैसे हम लोग दावत में बैठते हैं तो जो परसने वाला आता है, सर्व करने वाला पूछता है एक पूड़ी चाहिए, कचौड़ी चाहिए, दो चाहिए, कोई कहता है बिल्कुल नहीं चाहिए, बहुत पेट टाइट है, कोई कहता नहीं भैया अभी तो और रखो, रसगुल्ला भी लाओ। तो इस प्रकार से आपको ये समझना पड़ेगा कि जहाँ पे दबाव ज़्यादा होगा वहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, हार्ट वहाँ से आपका हीमोग्लोबिन छोड़ देगा, ज़्यादा मिल जाएगा। और जहाँ पे कम होगा वहाँ पे कम। हमने आपको पहले ही बताया था कि हीमोग्लोबिन जितना स्ट्रांग है आपका उतना ज़्यादा ऑक्सीजन को ले जाएगा। ठीक है, अब आपको हो सकता है कि आप अभी रिलैक्स मोड में बैठे हैं, दौड़ने लगोगे तो बॉडी की हर कोशिका काम करेगी। जब काम करेगी तो उसको क्या चाहिए, हर कोशिका को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। सब कोई कहेगा कि हमें चाहिए, ठीक है ना। और जो भाई आपने कहा कि नहीं सर सारी कोशिका काम नहीं कर रही, यहाँ बैठे हैं सर मेरे ब्रेन काम कर रहा है, तो ब्रेन की कोशिका को ही चाहिए, ऑटोमेटिक को ही चाहिए, हाथ पाँव को नहीं चाहिए। तो जितना मेहनत करोगे उतना उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। जब ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, ज़्यादा कार्य करता है, तो हार्ट को क्या करना पड़ता है, तेज चलना पड़ता है, सप्लाई बढ़ाना पड़ती है। सिंपल भी हम लोग लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं। ठीक है, तो आप इतना समझिए, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिकाएं काम करें।
तो जब गैसें आई थी जैसे, तो उनको जाना भी वापस है। तो जब आई थी तो क्या आई थी, ऑक्सीजन आई थी। ऑक्सीजन क्यों आई थी, क्योंकि यहाँ पे जो भोजन आया था ब्लड के द्वारा, ये आपका CH2 आया था, तो इसको तोड़ दिया, इसको CO2 बन गया, ये प्लस O2 जुड़ गया तो ये CO2 बना और प्लस H2O बन गया। और इसके बाद में ATP बना। ATP मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कोई माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाएगा तो हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन की आवश्यकता क्या होती है। तो हमने आपको बताया था कि ऑक्सीजन इस प्रकार से है कि अगर आप 1 ट्रक गेहूँ मंगाते हैं तो गेहूँ तो आपके दरवाजे पे आ गया, लेकिन उसको खाली करने के लिए तो लेबर चाहिए ना। तो अगर लेबर चाहिए तो लेबर नहीं होगी तो ट्रक खाली तो नहीं हो सकता ना। तो लेबर के आपको लेबर चाहिए, अगर लेबर ज़्यादा होगी तो जल्दी खाली होगा, लेबर कम होगी तो देर से खाली होगा। इसको आप समझ चुके हैं, बहरहाल एक बार और समझा देंगे। लेकिन अभी आपको ये देखना है कि ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ तक आई। तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ तक आई, फेफड़ों से लेकर और कोशिका तक आई। हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंची। बहुत सी कोशिकाएं ऐसी है कि जिनने ऑक्सीजन को ले लिया, बहुत सी कोशिकाएं ऐसी है कि उन्होंने ऑक्सीजन को नहीं लिया, उनके पास कोई काम नहीं है, दबाव कम नहीं हुआ तो ऑक्सीजन अलग नहीं हुई। और इस प्रकार से ब्लड को हार्ट जो है ना ब्लड को पंप करता है। तो हार्ट पंप कर रहा है, फेफड़े क्या कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं, और ये किडनी डायलिसिस कर रही है, छान रही है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक चीज तो आ गई कोशिकाओं तक। अब कोशिकाएं अपना काम करती हैं। जैसे आपने कहा था कि कोशिका है, उसके अंदर केंद्रक है, उसके अंदर केंद्रिका है, पढ़े थे हम लोग कोशिका में। यहाँ पे कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है ना, और यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म है। इन दोनों को मिला के जीव द्रव्य आपने कहा कि ये हो गया आपका कोशिका द्रव्य, हो गया आपका केंद्रक द्रव्य, दोनों को मिला के क्या हो गया जीव द्रव्य। और शरीर में 66% में से अगर देखा जाए तो 64% तो यही है, जीव द्रव्य ही है। तो जो ब्लड जाएगा उसके साथ आप जानते हैं कि लगभग प्लाज्मा है, आधा जो ब्लड का आधा लगभग जल है, तो वो जल जाएगा। तो इसमें जो गंदगी है उस गंदगी को बाहर कर दिया, इसमें बढ़िया शुद्ध जल भर दिया, इसका गंदा जल अपने ब्लड में ले लिया, वही गंदा जल यूरिन के रूप में शरीर से हम लोगों ने बाहर कर दिया। तो इस प्रकार से जितना पानी पियोगे उतना ही सफाई होगी। कम पानी पियोगे तो पोंछा लगेगा, बिल्कुल नहीं पियोगे तो काल ताला डाला। जैसे कोई पोंछा लगाने वाला आया आपके रूम में, एक उसमें होटल में आया या हॉस्टल में आया, कई रूम बंद है तो पोंछा लगेगा नहीं, वो तो बंद ही पड़े हैं। कई कोशिकाएं आपकी बंद पड़ी है, ना आप दौड़ लगाते हो ना एक्सरसाइज करते हो। कई कोशिकाएं ऐसी हैं कि एक्टिव हैं तो खुद दरवाजा खुला था। कई लोगों ने कहा कि नहीं आलसी प्रवृत्ति के थे, अभी हम सो रहे बाद में आओ, तो वो झाड़ू ही लगा देगा, हो सकता है पोंछा लगा दे। कई लोग कहेंगे नहीं भैया बढ़िया धुलो, तो जिनका धुलेगा वो बहुत क्लीन रहेगा, जिनका नहीं धुला पोंछा लगा तो थोड़ा गंदगी होगा, जिनका बिल्कुल ताला बंद है तो ताला ही बंद रहेगा। तो इस प्रकार से ब्लड हर कोशिका में पहुंचता है, पूछता है कि भैया आपको ऑक्सीजन चाहिए, और वो कई कोशिकाएं कहती हैं कि चाहिए, कई कहती हैं कि नहीं चाहिए। तो मतलब बहुत सी कोशिकाओं का फिलिंग हो जाता है, जो जल है वो शुद्ध हो जाता है, किसी का शुद्ध नहीं होता तो वही गंदा भरा रहता है। जब गंदा जल भरा रहता है तो उसमें क्या हो जाता है, तमाम प्रकार की बीमारियां बन जाती हैं, और उसमें दिन भर वो आलस से जूझता रहता है, पड़ा रहता है। तो यहाँ पे ये स्थिति हम लोगों ने देखी कि जो हमारा जो ऑक्सीजन है, तो जितना ऑक्सीजन आप लोगे उतना आपके अंदर स्फूर्ति आएगी। ठीक है ना। तो अब तो वैसे मिनरल वाटर में भी ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है, कई मिनरल वाटर में, जैसे एरोप्लेन वगैरह में जो मिनरल वाटर मिलता है तो उसमें और बढ़िया ऐसा आता है कि आपको आलस ना आए। वैसे तो सबका एक रेशियो होता है, वैसे तो जल में खुद ही ऑक्सीजन होती है। ठीक है। तो जब जल गंदा हो जाता है, जैसे जल का मतलब ही क्या है, H2O, ऑक्सीजन तो है ही ना, लेकिन फिर भी जब ऑक्सीजन, चूंकि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कम है, जब ऑक्सीजन कम होती है तो जल ही पर्याप्त कर देती है। ठीक है ना। मछलियाँ तो जल से ही लेती हैं, गिलकड़ों से जल की ऑक्सीजन का यूज करती हैं। जब जल गलता हो जाती है तो उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। बहरहाल इसको हम लोग देखें आगे कि एक चीज़ हम लोगों ने देख लिया कि आपका जो कोशिका से क्या था कि जब हम लोगों ने जो गैसें ली थी तो वो 30 करोड़ कोशिकाओं में कलेक्ट हो गई थी। अब इस कोशिका को देखा बढ़ा के आपने सूक्ष्मदर्शी से, तो इसके अंदर आपने देखा तो वो कोशिका हो गया एल्वोलाई को, और बाहर केशिका हो गया। तो कोशिका में दबाव ज़्यादा था और केशिका में दबाव कम था। तो जो वायु थी वो आपका कोशिका से केशिका में विस्तृत हो गई, डिफ्यूज हो गई उसमें कहते हैं। और इसके बाद में फिर ये गैस कहाँ से आपका, यानी कि जो ब्लड दौड़ रहा था केशिका से, कैपिलरी से सारी कोशिकाओं में पहुंचने लगा। ठीक है ना। अब आपने कहा कि सर ठीक है यहाँ तो आ गया, अब यहाँ CH2O भी आया था और प्लस O2O भी आ गया, तो ये CO2 बन गया और ये H2O बन गया, जल जल हो गया, और CO2 वापस, इसको भी वापस जाना, इसको भी वापस जाना, और ATP जो बने थे वो माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बताया था आपको, ऊर्जा का कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो आपने कहा कि सर ठीक है ये तो सही है, तो O2 जाएगी कैसे वापस, ये बताइए आप।
तो मैंने कहा O2 भी वैसे ही वापस जाएगी जैसे ये सब सिस्टम आया था। बस ये बात है कि ऑक्सीजन को लाने में सिर्फ हीमोग्लोबिन का योगदान था, जबकि ले जाने में CO2 को, क्योंकि भाई अच्छा व्यक्ति कोई होता है तो उसको तो कोई एक ही पुलिस वाला कहेगा भैया आप चलिए थाने, तो वो तो खुद डरता है कि भैया थाने वाली बात है, आप हमें हथकड़ी मत डालो, हम तो स्वतः चलते हैं। और कोई बदमाश होगा तो उसको पूरे जिले की पुलिस लग जाती है, नहीं तो भाग लेगा बीच में। तो CO2 तो बदमाश है ही ना, और उसको वापस जाना है तो कई पुलिस लग गई, देखिए आप। अब इसमें जब CO2 जाएगी तो पहली बार क्वेश्चन आता है कहाँ से कहाँ तक। तो आपने कहा CO2 जो जाएगी वो कोशिका से लेके कहाँ तक जाएगी, वो फेफड़ों तक जाएगी। अब इतनी पूरी पुलिस मिलिट्री है। तो इसमें अगर देखा जाए तो 10 से 20% जो है CO2 हीमोग्लोबिन के द्वारा जाएगी। 10 से 20% किसके द्वारा जाएगी, आपका हीमोग्लोबिन के द्वारा जाएगी। अब शेष जो बचा रिमेनिंग का 7% प्लाज्मा में घुल कर जाएगी, ध्यान रखना। तो जो हमने प्लाज्मा पढ़ा था हम लोगों ने, तो 7% प्लाज्मा में चली जाएगी। प्लाज्मा था एक रुद्राणु था, आपको पता होगा ब्लड का भाग। दूसरी बात 17% बाइकार्बोनेट होते हैं जो उनमें जाएगा, जिसमें रुधिर के साथ में पोटेशियम है और प्लाज्मा के साथ में सोडियम है। तो प्लाज्मा का सोडियम, रुधिर का पोटेशियम, मतलब अगर पोटेशियम बाइकार्बोनेट और इसके बाद में सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में जाएगा। और जबकि 23% कार्बोमिनो यौगिक के रूप में वापस जाएगा। तो ये जो जा रहा है ये सब को सब लोग ले जा रहे हैं, किसको ले जा रहे हैं, CO2 को। तो ले कहाँ जा रहे हैं, तो आपने कहा जो ले जा रहे हैं वो किसको, जो है ना वो आपका कोशिका सिंह की तरफ, फेफड़ों की तरफ। 23% किसके रूप में, कार्बोमिनो के रूप में। तो अब आपने कहा सर वापस जाने का सिस्टम, तो वापस जाने का सिस्टम ये है कि सब जितने थे वो पकड़ के CO2 को वापस लाए। मान लीजिए कि वही कोशिका है, ठीक है ना, कोई दूसरी कोशिका नहीं, वही कोशिका है। और इस कोशिका में जैसे एक मैंने आपने कहा कि इसके ऊपर भी एक कैपिलरी है। जब CO2 आई तो इसी ब्लड से आएगी ना। अब इस ब्लड कैपिलरी में ये ब्लड है, ये ब्लड। अब इसमें जो होता है उस CO2 का दबाव 46 mmHg है। कितना है, 46 mmHg है। और अंदर जो CO2 है इसमें जो दबाव है वो आपका 42 mmHg है। अंदर जो है इसका कोशिका है तो इसमें जो दबाव कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर 42 mm मिलीमीटर और Hg मतलब पारे के बराबर। ऊपर मतलब जो केशिका में यही केशिका, जैसे कोशिका है तो आपने कहा सर कोशिका हो गया अंदर वाली, या एल्वोलाई हो गया कोशिका, और एक कैपिलरी ब्लड की महीन केशिका है। तो केशिका में CO2 का दबाव कितना है, तो आपने कहा सर केशिका में CO2 का दबाव कितना हो जाएगा, 46 mmHg, ठीक है ना। और केशिका में इसका CO2 का दबाव कितना हो जाएगा, तो 46 mmHg है। और कोशिका में दबाव कितना है, तो आपने कहा 42 mmHg। तो सिंपल सी बात है कि जो CO2 है वो केशिका से कोशिका में CO2 हो गया। तो जो केशिका से कोशिका में क्या हो जाएगा, डिफ्यूज होगा, है ना। कि जब डिफ्यूज होगा तो अब जो CO2 थी जब कोशिका से आई तो ये सब पकड़ के कहाँ तक लाए, कोशिका तक, सॉरी इसके आपका कोशिका तक लाए, मतलब केशिका तक लाए। केशिका से कोशिका में गई और कोशिका के बाद में जब हम लोगों ने जब फेफड़े सिकुड़े, सिस्टोलिक कंडीशन में आया, तो हम लोगों ने सांस छोड़ दी। सांस छोड़ने में आप जानते हैं कि उसे क्या कहते हैं, उच्छ्वासन या एक्सप्रेशन कहते हैं, और वो इंस्पिरेशन। देखो पहला वाला सिस्टम बहुत आसान था, मतलब सब वायुमंडल से गैसें अंदर जाएगी, अंदर की गैसें बाहर जाएगी, बिल्कुल सिंपल बात। दूसरा भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, तो आपको ये देखना कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं तो आपको इसके लिए एल्वोलाई समझना पड़ेगा। अब जितने भी आपका फेफड़े आपको दिख रहे हैं इसमें किस अंदर की लेयर खोलोगे तो सब में एल्वोलाई ही है, मतलब वायुकोश है। अब कल्पना करो कि एक फेफड़े में वायुकोश कितने हैं, तो आपने 30 करोड़ बहुत होता, ध्यान रखना आप। जो 30 करोड़ हैं वो एक फेफड़े में छोटे छोटे वायुकोश हैं, ऐसे बिल्कुल मधुमक्खियों के छत्ते से भी छोटे। और हर एल्वोलाई में अगर देखा जाए तो इसके चारों तरफ एक रुधिर की केशिका है, ये हो जाएगा एल्वोलाई या कोशिका है। उसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, एक रुधिर की केशिका है जिसमें से ब्लड बह रहा है, ठीक है ना। इन सब से ब्लड बह रहा है। अब आप भगवान की बनाए हुए शरीर को सोचिए कि जरा से स्पेस में अगर देखा जाए तो कितना संख्या है इनकी, 30 करोड़ है, ठीक। तो इसमें आपने ये देखा कि जो एल्वोलाई है वो छोटे छोटे से वायुकोश हैं, और एक फेफड़े में भगवान की बनाई संरचना समझो कि एक फेफड़े में कितने एल्वोलाई, तो आपने कहा सर एल्वोलाई की संख्या 30 करोड़ है। हर एल्वोलाई के चारों तरफ रुधिर की महीन केशिका है। और उसमें अगर देखा जाए तो इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ये है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो एल्वोलाई में पहुंच जाती हैं, वहां से सिर्फ ऑक्सीजन ही जाएगी केशिका में, और केशिका से हीमोग्लोबिन ले जाएगा कोशिकाओं तक।
कोशिकाओं से वापस CO2 आएगी, जो कि लाएगा कौन, 10 से 20% हीमोग्लोबिन, बाकी 7% प्लाज्मा, रुधिर प्लाज्मा, 17% बाइकार्बोनेट, 23% कार्बोमोनो यौगिक वापस लाएंगे, है ना। तो जब वापस आएगी तो फिर इसके बाद जो केशिका से जब इसका दबाव का अंतर जरूर से याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे जब आपका यहाँ पे था तो 100 mmHg अंदर था ऑक्सीजन का, बाहर था 37 mmHg, और यहाँ पे जो था तो आपने कहा 46 mmHg, अंदर था 42, तो बाहर से अंदर की तरफ आ गया और अंदर से क्या हो गया कि आपका उच्छ्वास के द्वारा शरीर से बाहर चला गया। तो जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो CO2 क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। अब होने को तो पूछा जाए कौन सी गैस होगी, तो आपने कहा मिश्रित गैस। अब उसमें CO2 का 4% बढ़ा हुआ भाग वापस होगा, अंदर जाएंगे तो अगर भाई जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कितना, तो आपने कहा जब सांस लेंगे तो ऑक्सीजन 21% और जब छोड़ेंगे तो कितना, 17%। बहुत से लोग ये जानते हैं कि सर हम लेते ऑक्सीजन है, छोड़ते क्या, CO2 है। अगर ऐसा होता तो आप समझने का प्रयास करो, एक पेड़ है तो पेड़ ने क्या किया, CO2 लिया, है ना, आपको O2 दे दिया, हम लोग O2 ले रहे हैं, वो CO2, तो मतलब हर व्यक्ति के साथ एक पेड़ चलना चाहिए ना। और क्लास में तो 100 बच्चे बैठे हैं तो पेड़ तो एक को नहीं है यार। आप लोग रात में सो जाते हैं रजाई में मुंह डाल के, तो दैट मीन्स आप इतना समझिए कि हम लोग ऑक्सीजन ज़्यादा लेते भी हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा छोड़ते भी हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 सेगमेंट समझे, जिसमें एक तो हो गया वायु श्वसन, दूसरा क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसों का विनिमय, ठीक है, और तीसरा जो हो गया वो क्या हो गया आपका, गैसों का परिवहन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बात और समझ लो, बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनता भी है। बात क्या है कि हीमोग्लोबिन जो हमारा है, जो कि हीमोग्लोबिन से बना, हीम आयरन है, ग्लोबिन प्रोटीन है, उसकी मित्रता CO से बहुत है, CO2 से तो नहीं है, लेकिन सबसे अधिक किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड CO से। अगर हमें CO2 की जगह CO मिल गई तो लगभग 400% अधिक है, 350 से 250 से 400% कह लीजिए। अगर हमें CO मिल गई, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गई, तो वो तुरंत ले जाएगा कहाँ, अंदर, और अंदर ले जाएगा। जरूरत किसकी थी, जरूरत थी O2 की, मिल गया क्या, CO, तो व्यक्ति की डेथ बिल्कुल सर्टेन है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से यानी कि कच्चा धुआं से व्यक्ति बचना मुश्किल हो जाता है। उसी में कच्चे धुएं में क्या होता है, तो आपने कहा कि कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। अब कार्बन में देखो ये आपका CO है ना, CO2 हुआ तो फिर भी ऑक्सीजन है ना, लेकिन CO में तो ऑक्सीजन भी आधा बचा ना। तो आप इसको समझिए कि CO बहुत ही खतरनाक गैस है। अर्ध जला पेट्रोल, अर्ध जला कोयला, जिससे क्या होता है, CO बनता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है अगर देखा जाए बहुत ही जानलेवा गैस है, आप समझ लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोगों ने ये अभी देखा कि तो आपका वायु श्वसन देखा, दूसरा बात देखा गैसों का विनिमय, तीसरा बात देखा गैसों का परिवहन। वायु श्वसन में वायुमंडल से वाला काम, गैसों का एक्सचेंज ऑफ गैसेस में फेफड़ों के अंदर होगा, ये फेफड़े बने हैं देखिए आप, ठीक है ना। और इसके बाद में आगे अगर देखा जाए तो फेफड़ों से जो वायु जाएगी तो कहाँ पे जाएगी, तो आपने कहा कोशिकाओं तक जाएगी। अब ये सब सिस्टम नियंत्रित कौन कर रहा है, तो नियंत्रित पीछे वाला पार्ट है मेडुला ऑब्लांगेटा, जो हृदय को भी नियंत्रित करता है। तो वही सब नियंत्रित कर रहा है कि सांस आपको लेना है नहीं लेना है। जैसे आप चाहते हैं कि सांस हमें नहीं लेना है तो आपको लेना, तो भाई आपने तो ठीक है बाहर से बंद कर दिया, लोग बंद कर दिया, लेकिन अंदर वाला जो सिस्टम है, अंदर का मतलब फेफड़े से क्या एक्सचेंज होना और कहाँ तक पहुँचना, कोशिकाओं तक पहुँचना, उसको आप नहीं रोक सकते हैं। वैसे भी आप सांस बहुत समय तक नहीं रोक सकते, आपको सांस लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और सांस लेने में मुझे एक कहानी याद आ रही, तो हम आप लोग को बता देते हैं। आप लोग समझते हैं कि हम जो है ना PSC ऐसे ही क्वालिफाई कर लेंगे, PCS ऐसे ही बन जाएंगे, IAS ऐसे ही बन जाएंगे। तो एक गुरु थे और एक शिष्य था, तो शिष्य ने कहा गुरुजी हमें ज्ञान बताइए, भगवान के दर्शन, पहले तो भगवान का दर्शन ही IAS बनना होता था, तो उन्होंने कहा भगवान का दर्शन कराइए। तो बोले कोई शॉर्ट बताइए आप जिससे कि भगवान का दर्शन हो सके, भगवान का दर्शन बताइए कैसे होगा। तो गुरुजी बोले ठीक है, अच्छा सुबह सुबह आप आ जाना। बोले होना जरूर चाहिए, चाहे कुछ भी लगन हो। बोले सुबह सुबह आप आ जाना, नदी के तट पर एक मंत्र बताएंगे तो उसके दर्शन हो जाएगा, पहले हम लोग नहाने चलेंगे। तो गुरु चेला दोनों नहा के गए। जब नहा रहे थे चेला, तो गुरु ने उनकी खोपड़ी पकड़ के पानी के अंदर कर दिया और कुछ 1-1.5 मिनट 2 मिनट तक वो अंदर किए रहे। अब वो चेला फड़फड़ाए बाहर निकलने के लिए, और गुरु जी उसको छोड़ो ना। तो जब बिल्कुल मनने वाले थे तो छोड़ दिया। बोले गुरु जी आप दर्शन करा रहे हो कि मार रहे हैं आप हमें, ठीक है। तो बोले मारने वाली कंडीशन है।
तो बोले मान नहीं रहे थे, मंत्र बताए थे। बोले क्या? बोले जितना तुम्हें अपने जीवन के प्रति छटपटाहट थी, अगर आपको दर्शन के प्रति उतनी ही छटपटाहट होगी तो आपको दर्शन मिल जाएंगे। इसी प्रकार से जितना आप लोग क्या सिलेक्शन के प्रति जब आश्वस्त हो जाते हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, अगली वीडियो में मैं आपको अंतःश्वसन पर पूरा लेक्चर दूंगा।